हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दिस इज़ सोनू सर। आज आपके सामने दोबारा से हाज़िर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर सीरीज़ को, जिसमें आज हम सेट नंबर 34 तक पहुँच गए हैं। पिछले क्लासेस में भी आपने देखा था, मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया हुआ हूँ। लास्ट 33 डेज से ये सीरीज़ बिल्कुल कंटिन्यू है, विदाउट ब्रेक आपको वीडियोज़ मिल रही हैं। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ता हूँ मैं बिना समय गवाए। देखिए हमारे पास में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड मोडेस्ट। अब मोडेस्ट का आपको क्या बताना है, अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। एक्चुअली इसमें वर्ड अंडरलाइन नहीं है, तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। वर्ड इसमें मोडेस्ट ही होगा जो सबसे ज़्यादा पूछा गया। तो ये मोडेस्ट वर्ड का आपको बताना है। पहले तो उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मोडेस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल पोलाइट हो। ठीक है। अच्छा, ड्राई का मतलब क्या होता है, वो सूखा हो बिल्कुल। करेजियस मतलब ब्रेव होगा, बहादुर होगा, वेलिएंट होगा, बोल्ड होगा। हॉरिफिक का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा डरावना सा होगा, मतलब है ना, हॉरर टाइप का, डरावना टाइप का। ठीक है। और शाई का मतलब क्या होता है, शर्माना। तो देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति पोलाइट है, विनम्र है, कम बात करता है, शर्माता है बात करने में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। वैसे शाई का मतलब शर्माना भी होता है, डरपोक भी होता है, विनम्र भी होता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। टू क्या कह रहा है, द म्यूजिशियन गेव अ डिस्मल। अब वर्ड दिया हुआ है डिस्मल, इसको फोकस करना है। डिस्मल परफॉर्मेंस ऑफ अ फ्यू ओल्ड मेलोडीज एट द लास्ट कंसर्ट। डिस्मल का मतलब क्या होता है बेटा, कि ऐसी परफॉर्मेंस जो कैसी हो, डिसअपॉइंटेड करने वाली हो। डिसअपॉइंटेड यानी निराशाजनक, डिसअपॉइंट। अब आपको एंटेनिम बताना है गिवन वर्ड का। तो पहला वर्ड दिया हुआ है एग्जॉस्टिक। एग्जॉस्टिक का मतलब क्या होता है, काफ़ी थका हुआ, टायर्ड। लिवली का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या बिल्कुल जीवंत हो, एनर्जेटिक हो। लिवली का मतलब क्या होता है, एनर्जेटिक, जीवंत हो बिल्कुल। ठीक है। मेलंकली का मतलब क्या होता है, निराश होता है व्यक्ति, सैड होता है। और स्मार्ट का मतलब क्या होता है, चतुर होता है। तो देखिए, म्यूजिशियन ने कैसी परफॉर्मेंस दी होगी भैया, जोशपूर्ण परफॉर्मेंस दी होगी, जीवंत परफॉर्मेंस दी होगी, लिवली परफॉर्मेंस दी होगी। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए नंबर थर्ड पर आते हैं। थर्ड कैसे काम करेगा। थर्ड वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो थर्ड में लिखा हुआ है, शी चाइडेड हर सन फॉर बीइंग इम्पेशेंट विद द कस्टमर। अब यहाँ पे जो वर्ड है चाइडेड है। पहले वर्ड देख लीजिए क्या पूछा गया, एंटोनिम बताना है और इसका उल्टा बताना है। चाइडेड का मतलब क्या होता है, किसी को डांटना या किसी की आलोचना करना। आप इसको बोल सकते हैं स्कॉल्ड, या क्रिटिसाइज भी बोल सकते हो। ठीक है। अब अपलॉडेड का मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना यानी प्रेस। देखिए स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना। ये देखिए, इन दोनों का मतलब ही, स्कॉल्ड, रिब्यूक, इन सब का मतलब क्या होता है, डांटना। ठीक है, किसी पे शाउट करना, चिल्लाना किसी पर। अच्छा, रिप्रूव का मतलब क्या होता है बेटा, निंदा करना किसी की, क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। हमको क्या बताना है, अपोजिट बताना है। अब वो अपने पेश शी चाइडेड हर सन फॉर बीइंग इम्पेशेंट विद द कस्टमर। कस्टमर से दुर्व्यवहार करने पर उस महिला ने अपने पुत्र को डांटा। तो डांटने का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मेरी कोशिश ये है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप उन चीज़ों को कवर कर पाएंगे। अब इतना टाइम नहीं है कि आप उन चीज़ों को कवर कर पाएंगे। ठीक है। एक मिनट दीजिए जरा, मेरे रूम के अंदर इसमें डॉग आ गया, इसको थोड़ा सा साइड कर दीजिए जरा। ये मेरे को परेशान बहुत कर रहे हैं, छोटे छोटे वाले बच्चे। चलो हटो, हटो, हट 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 हटो। कैमरे पे ही खड़े होना है सबको, कैमरे पे आना है सबको, घुसना है ऑनलाइन क्लास के अंदर। वैसे कोई नहीं घुस रहे थे, जब से एक्सरसाइज कर रहा था तब कोई नहीं आया। चलो ठीक है, सॉरी बेटा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए। मैं बढ़ता हूँ अब आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर 4 वाला देख लेता हूँ मैं। 4 में क्या बोला है, एंटेनिम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में वर्ड दिया हुआ है डिस एंड फ्रेंचाइज। डिस एंड फ्रेंचाइज। ठीक है। तो इस वर्ड में देख लेते हैं हमारे पास में क्या करना है इस वर्ड के अंदर। द पार्लियामेंट ऑन द टोंको अथॉरिटीज द किंग टू टेक ओवर द रीजन रीन ऑफ द गवर्नमेंट डिसेबल द पावर ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर। इस गिवन क्वेश्चन में जो डिसएंफ्राइज का मतलब क्या होता है, अनधिकारिकता, अना अनधिका एक मिनट, अरे रुक जा यार, वो एक बार डिस्टर्ब हो जाता है ना तो फिर दिमाग वहीं घूमता रहेगा।
कोई बात नहीं, वी विल इम्प्रूव एवरीथिंग, हर चीज़ को सुधारा जा सकता है। स्टार्ट। अनाधिकारिकता, अनाधिकारिकता, ठीक है। अब इसमें बताना है आपको सारे के सारे वर्डों को। पहला वर्ड है रीन्स, रीन्स का मतलब होता है लगाम। अथॉरिटी का मतलब पता ही है आपको, आधिकारिकता, आधिकारिकता। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास पावर्स, पावर्स का मतलब क्या होता है, शक्तियाँ या ताकत। और डिसेबल्ड का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति अयोग्य हो, हैंडीकैप्ड हो। तो अभी सिचुएशन में क्या दिया है, अनधिकारिक, उल्टा क्या बताना है, अधिकारिक। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पर। 5 क्या कह रहा है, 5 वाले क्वेश्चन में बोला है लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, खुद के द्वारा, खुद के द्वारा लिखा गया हो। देखिए पहले शब्द तो समझिए बायोग्राफी, बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, लेकिन ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, क्या होता है, सेल्फ। खुद के द्वारा कोई कहानी लिखी जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, आत्मकथा, क्या बोलेंगे, आत्मकथा। ऑटोक्रेटिक आपको पता ही है, ऑटोक्रेसी कई बार बताया है, एक तंत्र, एक राजा जिसके पास सारी शक्तियां, उसके द्वारा चलाया गया तंत्र। ऑटोग्राफी, ऑटोग्राफी का ही मतलब क्या था, स्वलेख होता है। ऑटोग्राफी खुद के बारे में ही लिख देना, स्वलेख है ना, ठीक है। इसमें जीवन नहीं हो सकता, ऑटोग्राफी के अंदर जरूरी नहीं है कि जीवन के बारे में हो, ठीक है। ऑटोग्राफी में लिखेंगे तो हम स्वयं ही, लेकिन हो सकता है किसी और मामले में लिख रहे हो। ऑटोफेजी का मतलब क्या होता है, जो खुद भोजन खाते हैं, खुद ही भोजन, स्वपोषी, मतलब अपने जैसे पेड़ पौधे अपने आप ही शिकार करने नहीं जाएंगे, स्वपोषित होते रहेंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यही हमारा फाइनल आंसर। चलिए नंबर 6 पर आते हैं। 6 क्या कह रहा है, द मर्डर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम द पर्टिकुलर नेशन एंड एथनिक ग्रुप। भैया बोला गया है किसी एक खास समुदाय के सभी लोगों को मार देना, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए ये मैं पूरी लिस्ट करा चुका हूँ, ये पूरी ये जो जितने भी वर्ड आए हैं सारी की सारी लिस्ट मैंने आप क्लास में प्रोवाइड कर दी है। अगर माता जी का मर्डर कर दिया जाए तो मदर मर्डर, माता जी का अगर मर्डर कर दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मैट्रिसाइड बोलेंगे। जेरेंटोसाइड में क्या होता है, किसी बुजुर्ग का मर्डर कर दिया जाए, ठीक है, किसी बूढ़े व्यक्ति का मर्डर कर दिया जाए। ऑनर किलिंग का मतलब क्या होता है, सम्मान हेतु हत्या कर देना, सम्मान हेतु हत्या कर देना, हत्या कर देना। कई लोग ईगो में आके ऑनर किलिंग कर देते हैं ना, सम्मान हेतु हत्या करना। और जीनोसाइड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वंश हत्या, वंश हत्या। तो बेटा एक पूरे वंश को टपका देना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 किससे रिलेट करता है, 7 वाला बेटा आपको अंडरलाइन फ्रेज दिया हुआ है, हिज वॉइस गेट्स ऑन माई नर्व्स, उसकी आवाज़ ने मुझे परेशान कर दिया। गेट ऑन माई नर्व का मतलब क्या होता है, परेशान करना, किसी को डिस्टर्ब करना, टीज करना, किसी को टॉर्चर करना, ये सारे के सारे वर्ड। मेक्स मी इल, मुझे बीमार कर दिया, नहीं। मेक्स मी सैड, मुझे दुखी कर दिया, नहीं। परसिस माई ईयर ड्रम, मेरे कानों के अंदर बहुत तेजी से आवाज़ उसकी चुभी, नहीं। इरिटेट्स मी, उसने क्या कर दिया, मेरे को इरिटेट कर दिया, परेशान कर दिया, ठीक है। चल नेक्स्ट नंबर 8 पर आते हैं। 8 क्वेश्चन किससे रिलेट करता है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके पास में अंडरलाइन फ्रेज दिया गया, जो शब्द है उसको आपको अंडरलाइन वाले फ्रेज को सुना। दो वेरी रिच, हालांकि वे बहुत अमीर है, अलेक्जेंडर ऑलवेज सेव्स फॉर द रेनी डे। रेनी डे का मतलब क्या होता है कि मतलब ऐसे दिन, आर्थिक तंगी के दिन, आर्थिक, आर्थिक तंगी के दिन, आर्थिक तंगी के दिन, मतलब जब बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा हो, बहुत ज़्यादा जीवन में समस्या हो, परेशानी भरे जो दिन होते हैं उनके लिए देखना पड़ता है। रेनी डे दिया हुआ है यहाँ पे वर्ड, तो फॉर अ रेनी डे, इसमें सेव वर्ड को हटा देना है ना, केवल रेनी डे इतना याद रखना। तो फॉर अ रेनी डे का मतलब क्या था, आर्थिक तंगी के दिन। लिव लाइक अ माइजर, कंजूस की तरह जीना। स्पेंड टू मच, बहुत ज़्यादा खर्चा करना। सेव मनी फॉर लेटर, धन को बचा के रखना आर्थिक तंगी के दिन के लिए, ठीक है। इमैकुलेट, लेस वेल्थ, नहीं। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। चलिए नंबर 9 पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर 9 वाला, इसको भी देख लेते हैं। नंबर 9 वाले क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है द एक्ट्रेस इज वेरी डैश एंड टेक्स प्राइड हिज अपीयरेंस ऑल द टाइम।
जो एक्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ऐसी हैं कि जो 24 घंटे अपने अपना जब भी वो ये चाहती कि हमेशा उनका ही वर्चस्व बना रहे, टेक्स प्राइड हमेशा उस चीज़ में क्या अहंकार में रहती हैं एक्ट्रेस। नहीं सर, सुपरस्टार में होता है ना, वो यही चाहता है कि हमेशा उसी का दौर चलता रहे, दूसरे को मौका ना मिले। पहला है वीन, मतलब नस होता है, रग होता है, बॉडी के अंदर नस होती है ना वो। दूसरा है वेन, वेन का मतलब होता है व्यर्थ यानी कि वेस्ट। और तीसरा जो वेन है उसका मतलब होता है फलक, किसी का कोई साइड हो, कोई हिस्सा हो। जैसे क्यूब होते हैं ना, डाइस होता है ना, डाइस के अंदर फलक होता है वो। और नेक्स्ट है हमारे पास में वेन, इसका मतलब होता है पतन। तो अभी क्या चाहिए, एक्ट्रेस क्या है, बहुत ही ज़्यादा अहंकारी है, यानी कि माइनस वाली बात है, तो ये क्या हो जाएगा, वेन ऑप्शन होना चाहिए इसका सबसे नियरेस्ट। ठीक है, और कोई दूसरा मिल ही नहीं रहा है अपीयरेंस से रिलेटेड वन। नंबर 12 पर आते हैं। 12 क्या कह रहा है बेटा, सॉरी 10 क्या कह रहा है, प्लीज डैश शुगर टू द जूस। देखो कितना फ्री हिट क्वेश्चन आया है, सारे बच्चे कर सकते हैं। ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़ना। इस ऐड का मतलब क्या होता है, हेल्प। इस ऐड का मतलब क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट। और इस वाले लास्ट वाले ऐड का मतलब क्या होता है, अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब होता है सहयोगी, अकम्प्लिश। ठीक है, सहयोगी। ठीक है, ये कौन सा वाला सहयोगी है, सह अपराधी वाला। ठीक है, हेल्पर भी बोल सकते हो। अभी देखिए क्या चाहिए, प्लीज़ डैश शुगर, मोर शुगर टू द जूस। जूस में कुछ और चीनी को मिलाया जाए ताकि वे क्या हो जाए, मीठी हो जाए। तो जो मिलाना मतलब यानी कि जोड़ना, ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए 11 पर आता हूँ। 11 कैसे काम करेगा, यू शुड सी ऑकुलिस्ट योर आइज टू वर्स टुडे। अच्छा, ऑकुलिस्ट का मतलब क्या होता है पता है, जो चश्मा बनाता है। ऑकुलिस्ट कौन होता है, चश्मा बनाने वाला, आंखों को कैलकुलेट करेगा और फिर एक चश्मा बनाएगा बेटा वो। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं कई बार बोल चुका हूँ बेटा, प्लीज़ बेटा आर्टिकल चैप्टर को अभी जाकर पढ़िए बेटा। रोजाना मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, प्लीज़ बेटा आर्टिकल चैप्टर को जाकर रीड करिए। गारंटेड है एग्जाम में वो एक क्वेश्चन आपको टकराने वाला है। छोटा सा फॉर्मेट आपके सामने प्रेजेंट है। अगर कभी भी आ से लेकर अंघा तक आए तो एन का यूज़ कीजिए, का से लेकर ज्ञा तक आए तो ए का। ऑक्यूलिस्ट में किसकी आवाज़ आ रही है, ओ की आवाज़ आ रही है, किसका साउंड आ रहा है, ओ का। आ से लेकर अंघा तक आ रहा है तो मैं क्या ए का यूज़ करूँगा, नहीं करूँगा। क्या ए का यूज़ करूँगा, नहीं करूँगा। मैं किसका यूज़ करूँगा, एन का। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 12 किससे जुड़ा हुआ है, 12 जो है गलत स्पेलिंग से जुड़ा हुआ है। पहला वर्ड है ड्रिफ्टर, ड्रिफ्टर का मतलब होता है आवारा। हॉटी का मतलब क्या होता है, कोई बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हो, घमंडी टाइप का हो, अहंकारी। हिंटरलैंड का मतलब क्या होता है, आंतरिक इलाके, तटीय क्षेत्र जो होता है ना, तटीय क्षेत्र में जो आंतरिक इलाके होते हैं वो बेटा हिंटरलैंड कहलाते हैं। तट के आसपास के जो इलाके होते हैं वो हिंटरलैंड कहलाते हैं। अच्छा, बेल वेदर का मतलब क्या होता है, भेड़ों का मार्गदर्शक करने वाला, भेड़ों का मार्गदर्शक। चरवाहा जो होता है ना, वो भेड़ों को लेके जा रहा है, या कोई एक भेड़ है वो इंटेलिजेंट है, वो चलती जा रही है तो उसके पीछे सारी भेड़ चल रही हैं। अब सुनिए, ड्रिफ्टर की स्पेलिंग सही है, हॉटी की सही है, हिंटरलैंड की सही है। यहाँ पर ये जो है बेलवेथर, इसमें ए नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए आप बेलवेथर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। 13 पर आइए। 13 क्वेश्चन कैसे काम करेगा, टू अचीव समथिंग। अरे गलत स्पेलिंग बतानी है यार, टू अचीव समथिंग। अरे ये समथिंग की स्पेलिंग गलत है यार। नहीं यहाँ तो सही नहीं, गलत है यार, समथिंग की स्पेलिंग गलत है ना। बस हो गया आंसर, अब क्या विचार करना है, हो गया आंसर। समथिंग की स्पेलिंग आपको क्वेश्चन में गलत दिया है, यहाँ सही दिया है। बाकी मीनिंग भी बता दें क्या इसके, बता देते हैं भैया बाकी मीनिंग भी। कंसिडरेबल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ विचारनीय हो यानी कि इंपॉर्टेंट हो। गिगेंटिक का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ह्यूज हो, विशाल हो। अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना या पाना। और समथिंग का मतलब होता है कुछ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। नंबर 14 पर आते हैं। देखिए बेटा, मेरी कोशिश ये है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करूँ, इधर उधर की बातें कम हो, सीधा अप टू द मार्क बात हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ भैया, मेरा दिया गिवन कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मुझे डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम लिंक लगी हुई है, उस पर भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। रिप्लाई आपको कंफर्म मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बस जस्ट सर ने बोल दिया और रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे रिस्पॉन्स, क्योंकि बेटा आप लोग हो तो हमारी पहचान है।
अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो हमारी पहचान होगी, और अगर आपके सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ होती है तो हमारी पहचान भी धुंधली पड़ जाएगी। देखिए एक फॉर्मूला बनाया है, सब्जेक्ट वन एज वेल एज सब्जेक्ट टू और फिर वर्ब है। ये रहा सब्जेक्ट वन, ये बीच में रहा एज वेल एज, और ये रहा सब्जेक्ट टू। वर्ब का रिलेशन सब्जेक्ट वन से देखकर निकाला जाएगा। ऑनेस्टी सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर इज नहीं, आर नहीं आएगा, यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आना चाहिए। तो कौन सा वाला ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन नंबर वन ही हमारे पास फाइनल आंसर है। क्लियर? फॉर्मूला ज़रूर नोट कर लेना आप लोग, है ना। और अभी इग्नोर करोगे तो पेपर आपको इग्नोर कर देगा, सीधा सा कंसेप्ट है। अभी हार्डवर्क कर लोगे तो आगे निकल जाओगे। देखिए यहाँ फॉर्मूला मैं ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा। अगर आपके पास में कौन सी फॉर्म हो बेटा, वर्ब की अगर आपके पास में फर्स्ट फॉर्म दी गई हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाते समय। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही, ये एक एडवर्ब दिया हुआ है बीच में, आंसर्स द विजिटर्स क्वेश्चन, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो पहली बात तो ऑब्जेक्ट को ही पहले रख दो, द विजिटर्स आंसर द क्वेश्चन, ये सही है। अच्छा देखो यहाँ वाज लगा हुआ है, पहले तो इसको हटाओ। अब देखो इज एम आर के बाद में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए? इज एम आर के बाद में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। सर थर्ड फॉर्म तो आ रही है, लेकिन ये जो ऑलवेज की जो प्रॉपर्टी है, ऑलवेज कभी भी सेंटेंस के लास्ट में नहीं आता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है ऑलवेज अगर आएगा। फोर्थ वाला चेक कर लूँ एक मिनट, द विजिटर क्वेश्चंस आर आंसर्ड ऑलवेज, ये तो भैया मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद में ऑलवेज आ रहा है, गलत है। सही जगह क्या है? द विजिटर क्वेश्चंस आर ऑलवेज, ये देखिए ये जो एडवर्ब है, यहाँ पर जो एडवर्ब है बिल्कुल सही जगह पर आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ रहा है और मेन वर्ब से पहले आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है? अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है बेटा, वो क्या बनाना है? पैसिव वॉइस दिया हुआ है, आपको एक्टिव वॉइस की तरफ को जाना है। मैं क्या फार्मूला बना दूं? सबसे पहले पहले एक्टिव वॉइस का फार्मूला देख लीजिए। अगर आपके पास में वाज वर्ब के साथ में फोर्थ फॉर्म हो, यानी आईएनजी, तो पैसिव वॉइस बनाते समय वाज वर्ब के बाद में इस फोर्थ फॉर्म की वजह से आएगा यहाँ पे बीइंग, और पैसिव वॉइस की वजह से आएगी थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन में क्या दिया है सर? वर दिया हुआ है, बीइंग दिया हुआ है, थर्ड फॉर्म दी हुई है। वर दिया हुआ है, बीइंग दी हुई है, थर्ड फॉर्म दी हुई है। क्वेश्चन है पैसिव वॉइस, हमको जाना है एक्टिव वॉइस में, हमें ढूंढना है वाज या वर और फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे बीइंग आ रहा है, पहला वाला कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर हम लोगों को ये भी देखना है, अच्छा एक मिनट थोड़ा लास्ट वाला और देख लेता हूँ मैं, फोर्थ वाले को भी कैंसिल आउट करो, डेट आ रहा है। इन दोनों में से फैसला लेना है कौन सा होगा। यहाँ देखो केक्स लिखा हुआ, एस लगा है, यहाँ पर केवल केक है, तो ये कैंसिल हो गया। इसमें एस लगा हुआ है, ये वाला आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में कभी कभार ऐसा हो जाता है, इतना माइनर मिस्टेक देखी जाती है। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको जो भी सेंटेंस है उन सभी सेंटेंस को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है? पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जितना भी सेंटेंस दिया गया है हमारे पास में। तो कैसे करेंगे पास्ट फॉर्म में पूरा का पूरा कन्वर्जन, वो देख लेते हैं। देखिए ये दिया हुआ है प्रेजेंट टेंस, आप सिर्फ वर्ब को फोकस करो। द मेथड्स अनुरिमा अडॉप्ट फॉर टेमिंग द डॉग्स क्रिएट ऑ एंड वंडरफुल अमंग देम। आपको क्या करना है? पहले वर्ब को टारगेट करो भैया ध्यान से। तो एक वर्ब बेटा यहाँ पे मिल रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन दोनों वर्बों को चेंज करना है मेरे हिसाब से। तो देखो यहाँ पे लास्ट वाला देखो, एडॉप्ट्स प्रेजेंट है, कैंसिल हो गया। एडॉप्ट्स प्रेजेंट है, पास्ट में जाना है हमको। यहाँ पर देखें अगर फर्स्ट वाले में एडॉप्ट्स, तो ठीक है चलो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये क्रिएट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये एरर क्रिएट कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्यों? एडॉप्टेड सेकंड फॉर्म है और क्रिएटेड भी सेकंड फॉर्म है, यही तो पूछा गया है, पास्ट टेंस का फॉर्म बनाइए। ऑप्शन नंबर 2 विल बी second will be our final answer. Let's see another question. Here we have another pattern which is very essential for your examination. If you see here, we have different object A, B, C, D. Now you have to determine which one is the
राइट वन। देखिए कभी भी जब इस तरह का सेंटेंस आता है तो ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ऑप्शन को देखा करें। मेरे एग्जाम में क्या स्ट्रेटजी होती है, मैं सीधा जाता हूँ और ऑप्शन को चेक करता हूँ, क्वेश्चन को मैं बाद में रीड करता हूँ, मैं ऑप्शन के थ्रू मैं नियरेस्ट आंसर पे पहुँच जाता हूँ। अब देखिए इनमें अब सभी के सभी वर्ड गलत अलग अलग आ रहे हैं, तो अब इसमें तो हम कोई ट्रिक अपना नहीं सकते हैं, फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। इन स्पिरिचुअल व द इवेंट सिंबलाइज द ट्रिम्प ऑफ द लाइट। अब सिंबलाइज है ट्रिम्प ऑफ लाइट, लेकिन कौन सा है भैया, कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो रोशनी का सिंबल है, तो बी वाले में तो कोई क्लियरेंस मिल नहीं रहा है। इन इंडिया दिवाली इज आल्सो नोन, आल्सो वर्ड आ गया, अगर किसी में आल्सो वर्ड हो जाता है तो वो कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकता है, वो सेंटेंस का सेकंड पार्ट हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, बट इट कैंट बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउ इफ यू सी हियर वी हैव ए और सी। देखिए अगर मैं सी की बात करूँ, द 5 days फेस्टिवल ऑफ द दिवाली इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द हिंदू मंथ। दिवाली के बारे में तो है, दिवाली 5 दिन की होती है, लेकिन पहले दिवाली को एक्सप्रेस तो करो भैया कि दिवाली है क्या, ये इसके बारे में कुछ एक्सप्रेशन तो बताइए। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए से शुरू करेंगे। दिवाली रेफर्ड एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। देखिए कितना क्लियर इंट्रोडक्शन दिया है कि दिवाली को रोशनी का त्योहार माना जाता है। अर्शर्स इन द विंटर सीजन with joy, shopping, presents, and a slew of the new occasions, celebrations such as दशहरा, धनतेरस, गोवर्धन, भाई दूज एंड नरक चौदह। देखिए भैया दिवाली में इतने सारे फेस्टिवल होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 फेस्टिवल को मिला के दिवाली बनती है। अब उसके बाद में आएगा सी, द 5 days। देखिए ऊपर 5 फेस्टिवल दिया है, यहाँ पे 5 days दिया हुआ है। फेस्टिवल ऑफ दिवाली इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द हिंदू मंथ ऑफ कार्तिका। हिंदू महीना कौन सा होता है, कार्तिक। हमारे इंग्लिश के हिसाब से अक्टूबर नवंबर हो सकता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से क्या हो सकता है, कार्तिक हो सकता है, कार्तिक ही है। अब नंबर थर्ड आ जाएगा बी वाला ऑप्शन, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड द इवेंट सिंबलाइज द ट्रिम्प ऑफ द लाइट ओवर द डार्कनेस। भैया इसके अंदर क्या है, अंधकार के ऊपर रोशनी की विजय के बारे में बताया गया। और एक लास्ट, इन इंडिया दिवाली इज आल्सो नोन एज दीपावली। दिवाली को और क्या बोला जाता है, दीपावली भी माना जाता है। सो अवर फाइनल आंसर ए सी बी ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 19 पर आते हैं, जल्दी जल्दी आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, अब आपके पास में पहले ऑप्शन चेक करिए, सी आ रहा है सर, सी आ रहा है, यहाँ पे डी आ रहा है, यहाँ पर भी डी आ रहा है, यानी कि आपको एक चीज़ समझ में आ गई, सी या डी में से कोई एक हमारे पास में स्टार्टअप ऑफ द सेंटेंस होना चाहिए। देखिए कभी भी अगर ऐसा सेंटेंस आओ जिसमें कुछ टाइमिंग या डेट दी हो, तो प्लीज़ उस सेंटेंस को कंसीडर करें, उस सेंटेंस को आप पहला या दूसरे नंबर का सेंटेंस मानकर ही काम करेंगे, आप तीसरा या चौथा सेंटेंस उसको नहीं मान सकते। तो देखिए कैसे, फ्रॉम 15 September 2022 आ न्यू ग्लोबल पॉवर्टी लाइन हैज़ बीन स्टैब्लिश। 15 सितंबर को एक नई जो है गरीबी रेखा बनाई गई थी, विद अ वर्ल्ड बैंक रिवाइजिंग इट्स डाटा इन द पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म ऑफ द बेसिस। देखिए भैया 15 सितंबर को क्या करा गया था, एक गरीबी रेखा की लाइन खींची गई थी, और जो कि वर्ल्ड बैंक के निगरानी में हुई थी। तो पहला जो लेटर होगा बेटा वो सी हो जाएगा। उसके बाद में बी की तरफ जाएंगे, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डिकेड, और दशक में पहली बार ही दिस अपडेट इंक्लूड द इंडियन पॉवर्टी डेटा। और इस डेटा को इंडियन पॉवर्टी, पहले तो वर्ल्ड में पॉवर्टी डेटा लिया गया, अब उस पॉवर्टी डेटा को कहाँ किया गया, इंडिया के अंदर लागू किया गया। अब आ जाएगा नंबर थर्ड, यानी कि ए आ जाएगा, दिस हैज़ एन इम्पैक्ट नॉट जस्ट अ ग्लोबल पॉवर्टी। इसका प्रभाव केवल वैश्विक गरीबी पे नहीं पड़ा, बट आल्सो इंडियन अवेयरनेस ऑफ द कंट्री पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम। तभी भारत को उस दशक में पता चला, एक दशक में पूरी रीडिंग करने के बाद में पता चला कि हम लोग कितने गरीब हैं और कितने अमीर हैं। अकॉर्डिंग टू द सुनीता सिंह रॉय एंड रॉय वेंडर वीडी of the World Bank policies research working paper, poverty in India has dropped over the decades and although has not much as previously thought। भैया पिछले दशक में हमारी क्या है, गरीबी कम हुई है, हम लोगों ने तरक्की की है। ऑप्शन नंबर 1 पर आ जाएंगे, फाइनल आंसर सी बी ए डी, दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर, चल एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सी बी ए डी, C B A D, final answer, clear। Let's see another one, here we have question number 20। देखिए ये वाला पेपर को मैं थोड़ा सा बड़ा पेपर मानूंगा इस एग्जाम में, क्योंकि देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो भी किससे आया, PQRS से रिलेट करता हुआ है, यानी जंबल सेंटेंस से।
19 वाला है वो भी बेटा जंबल सेंटेंस से रिलेट कर रहा है, और 20 वाला भी जंबल सेंटेंस से रिलेट कर रहा है, यानी कि 3 ए बी सेंटेंस अरेंजमेंट दिए गए हैं। तो इसको मैं बड़ा पेपर मानता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम जा रहा है इसमें। ऑप्शन चेक कीजिए, ACBAD सारे ऑप्शन डिफरेंट है, ठीक है। शुरू हो जाइए। आप अगर चेक करेंगे तो अकॉर्डिंग टू हिम 75 लाख रुपीज बीन स्पेंड टू मेक जिम्निज्म। जिम्निज्म बनाने के लिए 75 लाख रुपए चाहिए होता, लेकिन पहले जिम्निज्म के बारे में क्लियर तो करो भैया, है क्या जिम्निज्म, ये तो नहीं गया। जिम्नाज्म। नेक्स्ट है हमारे पास है मिस्टर मेरिका द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल फेमिलराइज विद द गेस्ट ऑफ द, अच्छा रुको रुको जरा, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, लेकिन स्कूल का नाम कहाँ गया इसमें? स्कूल की प्रिंसिपल तो है लेकिन स्कूल का नाम कहाँ है इसमें, ये तो कैंसिल हो गया। स्कूल का नाम ढूंढो भैया कहाँ पर है, वो भी अभी देखते हैं। द ऑनरेबल कमिश्नर ऑफ द पुलिस इनैग्रेटेड जिम्नास्टिक। प्रोग्राम का पहले बताया जाएगा, कार्य पहले स्थल बताया जाता है, फिर उसके बाद में उसके मेंबर बताए जाते हैं, फिर उसका उद्घाटन किया जाता है। तो ये तो हो नहीं सकता, सी से हो सकता है। देखो, अ न्यू इंडोर जिम्नेजियम एंड स्विमिंग पूल वाज इनैग्रेटेड एट APJ इंटरनेशनल स्कूल। भैया एक नए जिम्नेजियम और स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया है APJ इंटरनेशनल स्कूल गोवा के अंदर। पहला सेंटेंस। अब आएगा बी, अकॉर्डिंग टू हिम ₹75 lakh हैज़ बीन स्पेंड टू मेक जिम्नेजियम फुल इक्विप्ड विद द स्टेट ऑफ द आर्ट एंड फिटनेस ऑफ द मशीन। भैया 75 लाख रुपए खर्च किए गए हैं इसके ऊपर। अब आएगा डी, मिस्टर मैरिका द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल फेमिलराइज द गेस्ट अबाउट द कॉस्ट इनकर्ड एंड द वेरियस फैसिलिटी अवेलेबल। और मिस्टर मैरिका ने क्या किया है, प्रिंसिपल हैं स्कूल की, उन्होंने सभी गेस्ट को एक दूसरे से मिलवाया है, इंट्रोडक्शन करवाया है। और लास्ट, द ऑनरेबल कमिश्नर ऑफ द पुलिस इनैग्रेटेड द जिम्नेजियम स्विमिंग पूल एंड अपेंडेड द मैनेजमेंट फॉर देयर एफर्ट प्रोवाइडिंग सच एमिनिटीज टू स्टूडेंट्स। तो देखिए भैया उसके बाद में कौन आते हैं भैया, चीफ गेस्ट आते हैं, कमिश्नर ऑफ द पुलिस आते हैं, सब लोगों को संबोधित करते हैं, और उसके बाद में जिम्नेजियम और स्विमिंग पूल का उद्घाटन करते हैं, साथ ही सबको धन्यवाद देते हैं, और वो बताते हैं कि विद्यार्थियों के लिए जो उन्होंने सुविधा दी है बहुत अच्छा किया है। तो आंसर नंबर विल बी फर्स्ट। चलिए भैया लास्ट पे पहुंच गए हैं हम लोग, इसको और देख लेते हैं, एक ये बड़ा सा और है, इसको भी फिनिश करते हैं। एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेस इज़ एन एक्साइटिंग वे। एक नए तरीके से, एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है खोज करना, नए स्थानों को खोज करना क्या होता है, व्यक्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होता है, उत्सुकता का केंद्र होता है। वे टू योर होरिजन एंड एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर। देखिए, अगर आप नई नई चीज़ों को ढूंढेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी कि कम होगी, जल्दी बताइए। बढ़ेगी ना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगी, लोकलाइज नहीं होगी, ब्रॉडन होगी। ब्रॉडन का मतलब क्या होता है, ज्ञान बढ़ेगा। अब जगह जगह पे घूमने जाओगे तो ऑटोमेटिक आपकी नॉलेज बढ़ेगी। whether you prefer to travel different modes of the transportation like boat, aeroplane, and there are many ways to get around to see the world। आप जब डिफरेंट यातायात के साधनों से जा सकते हो, बोट में सफ़र कर सकते हो, एरोप्लेन में सफ़र कर सकते हो, और पूरे संसार भर में घूम सकते हो। वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग, नई चीज़ों को ढूंढने का एक और फ़ायदा है, इज़ द, क्या फ़ायदा है भैया, क्या डिसएडवांटेज है, फ़ायदे की बात हो रही है। ऑब्स्टेकल रुकावट नहीं, हिंड्रेंस मतलब रुकावट नहीं, अपॉर्चुनिटी है, नई नई चीज़ों को ढूंढने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है बेटा मौका, क्या मिलता है, अवसर, अवसर मिलना। तो न्यू फूड, नए भोजन खाने का अवसर मिलता है, क्वेश्चंस, नए जो ड्राई फ्रूट्स खाने का मौका मिलता है। यू कैन आल्सो विजिट फेमस लैंडमार्क, आप बहुत सारे फेमस जगहों पे जा सकते हैं, अटेंडेड कल्चर इवेंट्स एंड मीट पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ द लाइफ, लोगों को भिन्न भिन्न लोगों से मिल सकते हो कल्चर को। व्हेन ट्रैवलिंग, ट्रैवल करते समय, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, अब क्या इंपॉर्टेंट होता है वो देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डैश काल्म एंड फ्लेक्सिबल, आपको हमेशा शांत और सरल स्वभाव का होना चाहिए। तो लोकलाइज नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, स्टे काल्म यानी हमेशा शांत रहना चाहिए, स्टे काल्म, काम, शांत रहना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड डिले एंड चेंजेस कैन हैपन, कभी कभार हो सकता है कि कुछ देरी हो और कुछ बदलाव हो, तो इट इज़ हेल्पफुल टू हैव बैकअप प्लान, हमेशा एक बैकअप प्लान अपने पास में रखें। बी विलिंग टू अडॉप्ट, जो भी परिस्थितियाँ बन रही हैं उनके उनके अंदर ढलने का प्रयास करें। अनदर इम्पॉर्टेंट डैश ऑफ द ट्रैवल इज सस्टेनेबिलिटी,
अगला जो पहलू है, पहलू मतलब एस्पेक्ट, अगर इसके अंदर एक और चीज़ हम जोड़ लेते हैं, एस्पेक्ट जोड़ लेते हैं, तो वो ये है सस्टेनेबिलिटी, यानी कि आप किस तरीके से किसी नई जगह पे रहते हैं। एंटायर नहीं हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं हो जाएगा, डिटेल नहीं होगा। देखिए भाई, आज सेट नंबर कितना है, 34 है। कल आपको 35 सेट नंबर हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक, सारे बच्चे करेक्ट रहिए। कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेटा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। बाय बीइंग माइंडफुल, हमको माइंडफुल होना चाहिए काफ़ी ज़्यादा। अरे थैंक यू कहाँ से हो गया, एक तो कराने दो, और फिर थैंक यू खेल लेना। बी माइंडफुल, हमको बहुत समझदार होना चाहिए। ऑफ योर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज़, प्रकृति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है और लोकल कम्युनिटीज़ का क्या प्रभाव है, उसकी उससे हमें समझदार होना चाहिए, उसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए। यू कैन ट्रैवल इन रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल वे, आप ट्रैवल कर सकते हैं एक रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदारी तरीके से और सस्टेनेबल वे में। विथ सो मैनी डैश द वर्ल्ड इज़ योर टू एक्सप्लोर, भैया कई सारी संभावनाएं हैं, कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं संसार को देखने की। बैरियर रुकावट होता है, लिमिटेशन हद होता है, कंटेमिनेटेड का मतलब मिलावट होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो आज के सेशन में इतना ही है। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अच्छे से तैयारी करें बेटा, अच्छे से पढ़ें, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करें।